साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मंत्री पद का कहीं ना कहीं कार्यभार दे दिया गया, पार्टी छोड़कर आए थे, तो क्या यही वजह रही? तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेषाधिकार है, वो चाहे जिसको भी जिम्मेदारी दे। कि अजय चंद्राकर ऐसा फेस थे और वो हर जगह मुखर भी दिखाई दिए इस मुद्दे को। ज़्यादा कहीं ना कहीं ताल्लुक हम लोग नहीं रखते। ये मुद्दा विहीन कहीं ना कहीं विपक्ष है। सम्मान मिल रहा है तो क्या ये सारी चीज़ें पच नहीं रही होंगी? कि एआई आने से बेरोजगारी भी आगे बढ़ सकती है। आधुनिक युग तरीके से विकास करें तो उससे हमको सबको जुड़ना चाहिए। लगता नहीं कि भविष्य में मेरे लिए दिक्कत ना पैदा कर दे। मैं तो विपक्ष से आपके मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका माननीय में। साथ हूं मैं आपके आहाना और जानेंगे क्या है माननीयों का कहना। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने धर्म गुरु बनकर जनता की सेवा की है और आगे अगर वो बढ़ते हैं तो जब विधायकी पाई तो उसमें भी जनता की सेवा करी और अब कुछ ही समय पहले मंत्री भी बन गए हैं और उद्देश्य आज भी वही है, जनता की सेवा करना। लेकिन किस तरीके से कार्यभार जो है डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि बट जाता है, उनसे ये जानूंगी। आप समझ गए होंगे जिस तरीके से मैंने धर्म गुरु, विधायक और माननीय आगे मंत्री जी भी लगा दिया है, तो वो कौन शख्सियत मेरे साथ आज मौजूद है? मेरे साथ मौजूद है माननीय खुशवंत साहेब जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो में। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, धर्म गुरु, विधायकी और मंत्री जी बनने में किस तरीके से जनता की सेवा का जो काम होता है बट जाता है? देखिए, तीनों काम एक ही है। धर्मगुरु का भी काम जनता की सेवा है और विधायकी हो या मंत्री पद हो, पॉलिटिक्स हो, ये भी एक सेवा का काम है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करना होता है, समाज के हक अधिकार की बात करनी होती है और उनको एक अच्छा रास्ता दिखाने का प्रयास करना होता है। और ये भी कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स के माध्यम से जो वंचित लोग हैं, जिनको हक अधिकार नहीं मिल पा रहा हो या जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं जो उन तक ना पहुंच पा रही हो, इसको भी पॉलिटिक्स के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, मंत्री पद के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम विकास कार्य को पहुँचा सकें, तो ये वही कार्य है। तो सभी सेम है और उसी को अच्छे से निर्वहन करने का प्रयास चल रहा है। कहीं ना कहीं जब हम पिछली बार आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि धर्म गुरु ज़्यादा आसान होता है, जनता के साथ जुड़ना, संवाद करना, उन्हें मार्गदर्शित करना ज़्यादा आसान रहता है, कि विधायकी में थोड़ी सी पेचीदी चीज़ें होती हैं। अब अगर आप मंत्री जी बन गए हैं तो लगता है थोड़ा और पेचीदा हो गया है। देखिए, पहले तो हम हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष हृदय से धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ा विश्वास उन्होंने हम पे किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। इसके लिए हृदय से उनका आभार और धन्यवाद। और हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व, सबको हम हृदय से आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, जो इतनी बड़ा विश्वास उन्होंने दिखाया और उनको ये आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं कि अपना 100% देंगे उनके विश्वास में खरे उतरने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो पहले से आपने निर्धारित कर लिया कि भाई अगर मुझे ये विभाग मिला है तो मैं ये चीज़ एंट्री करते ही करना अब चाहता हूँ? अब मैंने क्योंकि एंट्री कर लिया, मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर मेरी खास नज़र रहने वाली है और ये आते ही इम्प्लीमेंटेशन मैंने शुरू कर देनी है। देखिए, जैसे जो कार्य है वो तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना और उन हर व्यक्ति को वो योजना का लाभ मिले, ये प्रयास हमारा है और हमेशा रहेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष जिम्मेदारी दी है, एक विभाग की जिम्मेदारी दी है। कौशल विकास है, रोजगार है, अनुसूचित जाति विकास है और तकनीकी शिक्षा है। तो निश्चित ही इन विभागों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगभग 18 से 19 महीने से बहुत तीव्र गति से काम हो रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित ही उन विभागों के माध्यम से, खासकर ये युवाओं से जुड़ा हुआ और हम भी युवा हैं, तो निश्चित ही युवाओं की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो मांग है, उनके बीच में रहना और उनसे वार्तालाप करना और हमेशा उनसे चर्चा करने के कारण कहीं ना कहीं एक जानकारी है। तो उनकी युवाओं की जो समस्या है उनको जितनी जल्दी हम दूर कर सकें
उनके जो मांगे हैं उनको हम पूरा कर सकें, ये विभाग के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप धर्मगुरु अपने आप को पहले बताते हैं तो आपकी जवाबदेही सिर्फ एक समाज तक कहीं ना कहीं तय हो जाती है। विधायकी करते हैं तो एक एरिया तक वो जवाबदेही होती है। अब आप मंत्री बन चुके तो पूरे राज्य के प्रति आपकी जवाबदेही है। तो पूरे राज्य में जिस तरीके से अनुसूचित जाति है या फिर तमाम जो छोटी जाति है, उनको उभारने के लिए कुछ टारगेट्स ऐसे पहले कहीं ना कहीं आपने फिक्स कर रखे हैं? हमारे परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का कहना था कि मन के एक समान, सबको बराबर सम्मान और बराबर अधिकार देना। तो उसी को आदर्श मानते हुए लगातार प्रदेश में भ्रमण चालू था और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर ही रहे थे। और जो बाबा जी के जो संदेश उपदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास चल ही रहा था। और इसी में फिर आपको मालूम ही है कि टिकट मिला आरंग से, फिर जिम्मेदारी मिली। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी थी, जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति समाज जहाँ भी निवास करता है उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सके, उस क्षेत्र को विकास के मुख्य मार्ग में अपन कैसे जोड़ सके, ये लगातार करने का प्रयास चल रहा था। और आज जो विभाग मिली है उसके माध्यम से भी लगातार अब हम प्रयास करेंगे और युवाओं को जो उनका जो भविष्य है वो छत्तीसगढ़ सरकार सुरक्षित कर सके, इसके लिए लगातार हम काम करेंगे। और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से जो तकनीकी ज्ञान है वो अच्छे से लोगों को, युवा साथियों को मिल सके, इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। और ये प्रयास हमारा रहेगा क्योंकि हम स्वयं भी एक इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनकी एक सोच होती है कि जैसे ही हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो या तो हमें तत्काल प्लेसमेंट मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, या हम उनके पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, उनके पास जो सोच होती है कि वो खुद भी उद्योग लगाना चाहते हैं या कि कोई कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं या अपनी आइडियाज़ ज़मीन स्तर पे वो लगाना चाहते हैं, तो वो प्रयास हमारी रहेगी कि उनके बीच का, युवाओं के बीच का और हमारे जो कंपनीज हैं उनके बीच का जो ब्रिज है वो हमारी ये गवर्नमेंट तकनीकी शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, ये ब्रिज बनेगी और उनको नौकरी भी दिलाएगी। और उनको जो खुद को अगर अपनी आइडियाज़ के माध्यम से खुद का बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए भी जो सहायता राशि हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने अभी 3 महीना पहले ही जब हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी विजय शर्मा जी इस तकनीकी विभाग के मंत्री थे, तो उनके द्वारा आई हब का कहीं ना कहीं यहाँ पे सेटअप किया गया था जीसी कॉलेज में, जो हमारा गुजरात में आई हब है उनसे हमारा MOU भी है। तो उसके माध्यम से जो न्यू आइडियाज़ हैं, नवाचार जो युवाओं का है, उसको उस आई हब में लाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसके माध्यम से उनको सहयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसमें हम लोगों ने ये बनाया हुआ है कि 2.5 लाख से 10 लाख रुपए तक उनको अनुदान राशि हम देंगे, जिसके माध्यम से युवा अपने आइडियाज़ को ज़मीनी स्तर में उतारेंगे। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है, इस प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसी के तर्ज पे जब युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो निश्चित ही हमारा प्रदेश और देश आत्मनिर्भर है। तो ये काम हम लोग अभी करने वाले हैं। क्योंकि मंत्री आप बने हैं, बहुत लाजमी सी बात है, राजनीति में है भी, तो राजनीति में होने का राजनीति आपके अगेंस्ट ये भी होने लगी कि भाई इनको मंत्री पद का कहीं ना कहीं कार्यभार दे दिया गया, पार्टी छोड़कर आए थे, तो क्या यही वजह रही थी? देखिए, ये जो पद और सम्मान की बात है वो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेषाधिकार है। वो चाहे जिसको भी जिम्मेदारी दें, हम सबका कर्तव्य यही है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिसको भी जिम्मेदारी मिलती है हम सब निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करते हैं और सभी लोग निष्ठापूर्वक निभा भी रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का हमेशा देखा भी जाता है, वो हमेशा युवाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, नए फेस को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और चाहते भी हैं कि आगे बढ़े। ऐसा नहीं रहता है कि भाई बस राजनीति में आप हमारी पार्टी से ज्वाइन कर लिए तो बस मठाधीश की तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे और कहीं ना कहीं वही एक चेहरा जो है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। वो नए नए फेसेस को आगे लेकर आते हैं। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो अमर अग्रवाल जी हैं, जो चंद्राकर जी हैं, या ऐसे कई ऐसे बड़े नाम जो कहीं ना कहीं सामने आए थे, जो उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो लगता नहीं कि भविष्य में मेरे लिए दिक्कत ना पैदा कर दे? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एक दूसरे के समर्थक हैं और एक दूसरे को हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि हमारे सभी वरिष्ठ विधायक हैं जिनका मार्गदर्शन सदा हम सबको मिलते हुए आया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है और हम सब संगठन से जुड़े हुए हैं और हम सब कार्यकर्ता हैं और तो एक दूसरे का हमेशा सहयोग करते हैं। तो आने वाले समय में भी हम सब का एक ही कर्तव्य, एक ही जिम्मेदारी और एक ही ध्येय है कि देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम और हमारा प्रदेश कैसे उन्नति विकास कर सके, इसके लिए हम सबको काम करना है।
ऐसे बहुत नाम थे जिनको चुनना चाहिए था। ठीक है, अब हमने वो मान लिया कि मुख्यमंत्री जी का अपना कहीं ना कहीं विवेक है, वो जो इसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे। लेकिन आप खुद से भी देखते ही होंगे, जब बाहर निकलते होंगे, विपक्ष लगातार ऐसी बातें बोलता है कि पहले तो 13.5 मंत्री यानी कि 13 मंत्री थे, 14 बन गए तो कोर्ट में भी चले गए। उसके बाद आगे जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, चलती रहे, लेकिन फिर भी ये दबाव था कि अजय चंद्राकर ऐसा फेस थे और वो हर जगह मुखर भी दिखाई दिए इस मुद्दे को लेकर। ये माननीय अजय चंद्राकर जी हमारे सबसे विद्वान सदस्य हैं और उनका विशेष मार्गदर्शन हम सबको सदा मिलते आता है और सदन में भी उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता आता है और आगे भी उनका मिलता रहेगा। और उनका भी यही सोच है कि हमारा प्रदेश कैसे विकास की ओर जाए, कैसे उन्नति, कौन किसको क्या जिम्मेदारी है, उससे हम लोगों को किसी को उससे कोई ज़्यादा कहीं ना कहीं ताल्लुक़ हम लोग नहीं रखते। हम लोग की सोच यही है कि हम कैसे हमारे प्रदेश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का कैसे विकास हो, इसके लिए हम काम करते हैं। और हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और विशेष रूप से हमारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है वो टीम वर्क के साथ काम हो रहा है। तो हम लोग एक टीम बन के काम कर रहे हैं और टीम वर्क के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो इस टीम में ऐसा तो नहीं होगा कहीं जिस तरीके से विपक्ष, आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास अब कोई खास मुद्दे रह नहीं गए हैं, लगातार छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है, बस्तर में भी हम देखें तो नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, कौशल विकास, अगर आपके पास पूरा कार्यभार अगर आया भी है तो उस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा विहीन कहीं ना कहीं विपक्ष है और इस तरीके की छोटी छोटी बातों को खींचा जा रहा है उनके द्वारा। देखिए, जो विपक्ष है उसके बाद मुद्दा तो है नहीं, इसलिए इस टाइप के पहली बातें कर रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है, पहले तो वो भी मांग कर रहे थे, तो अगर 14 मंत्री बन गए तो उनको तो समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मैं तो विपक्ष से आपके मीडिया के माध्यम से पूछता हूँ कि आज जो मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रिमंडल बने, एक वैश्य समाज से बना, एक यादव समाज से बना और जो ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखता है, एक एससी समाज से बना है, तो वो किसका विरोध करें, कौन से समाज का विरोध करें, कौन से समाज के वो विरोधी हैं जिसके लिए वो इस तरीके से कोर्ट में जा रहे हैं ताकि वो समाज का व्यक्ति प्रतिनिधित्व ना करे, उसको ये महत्व ना मिले। तो ऐसे कौन से समाज का वो विरोध करें, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो समाज विरोधी हैं या ओबीसी विरोधी हैं या वैश्य विरोधी हैं या अनुसूचित जाति के विशेष करके हम बात करते हैं? क्योंकि पिछले 5 साल हमने देखा है अनुसूचित जाति समाज से लगातार उनका वो विरोध करते आ रहे हैं, उनका कभी ना विकास किए, ना उनके लिए कोई उन्नति विकास के लिए कोई कार्य किया, तो हमेशा अनुसूचित जाति के विरोधी है। तो क्या उन लोग ये विरोध फिर से अब जताना चाह रहे हैं क्योंकि आज मुख्य धारा पे जुड़ रहे हैं, आज अनुसूचित जाति के बेटे को अच्छे से सम्मान मिल रहा है? तो क्या ये सारी चीज़ें पच नहीं रही उनकी या बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इस कारण इस तरीके के वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, तो भूपेश बघेल जी ने लगातार मीडिया में ये बात रखी है कि मैं तो चाहता हूँ 14 नहीं 20 मंत्री होने चाहिए थे, मैं अपने समय पर भी चाहता था, लेकिन राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने इस तरीके का लेटर कभी कहीं निकाला है कि भाई हम मंत्री बढ़ा रहे हैं? ये मुद्दा कहीं ना कहीं वो लेकर आ रहे हैं और यही है कि भाई लेटर नहीं था तो इस तरीके से कैसे आपने अपने जो मंत्री हैं बढ़ा दिए? ये सारी चीज़ें न्यायालयीन प्रक्रिया हैं जो चल रही है और अगर जब 14 मंत्री बने हैं, आप नहीं बना पाए लेकिन अब बन गया है, तो इसका स्वागत करिए, सम्मान करिए और ऐसे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिला है तो उसका सम्मान करिए, स्वागत करिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आप सहयोग करिए, ना कि उसको रोकने का प्रयास करिए। क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड से हूं और मैं ऐसा चाहता भी हूं कि नए नए आइडियाज़ जो हैं युवा मेरे पास लेकर आए तो मैं उसको इम्प्लीमेंट एज सुन एज पॉसिबल करवा भी दूंगा। तो आपको ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ खास समय सीमा भी तय हो जानी चाहिए? आई हब हमने जनरेट कर ही लिया है हमारे जीसी कॉलेज में, जिसमें आज ही एक YI यूथ इंडियन के द्वारा एक कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें आई हब उसके साथ मिलकर उसके तत्वाधान में आयोजन थे। इसमें बहुत इनोवेटिव युवा साथी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सारे आइडियाज़ लेके आए थे, जिसमें उन्होंने पहले 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया, 1000 के बाद उसको 50 किया, 50 के बाद आज 14 बच्चे हुए, फिर वो 14 में से अब 3 बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे जिनको कहीं ना कहीं अनुदान देने का काम करेंगे। और हमारे सरकार में भी कमेटी इसके लिए गठित है जिसमें हमारे सेक्रेटरी लेवल की अध्यक्ष हैं उसके और बाकी लोग उनके सदस्य, एक कमेटी है, फिर एक हम उसमें अध्यक्ष हैं और बाकी हमारी कमेटी है। तो पहले उसमें उसको कहीं ना कहीं पास होगा, उसके बाद हमारे पास आएगा, फिर जो इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे जो सही में काम करने लायक होंगे, जिसके माध्यम से प्रदेश का नाम होगा, प्रदेश की उन्नति विकास होगी, उन युवाओं का कहीं ना कहीं लाभ होगा, तो वो सारी चीज़ों को हम अनुदान देंगे और उसको स्टार्टअप करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा रायपुर में पूरा IT हब बनाएंगे, AI के लिए भी हम लोग काम करेंगे, हर तरीक़ा से टेक्निकल के फील्ड में हम लोग काम करेंगे। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधान हमारे प्रदेश के
माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जापान का दौरा करके आए हैं और आपने देखा ही है कि जापान तकनीक में कितना आगे है, तो निश्चित ही वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की है, बहुत सारे बातें की हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में वहाँ से भी हमारे इन्वेस्टमेंट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आएगा और तकनीक के क्षेत्र में हमारा प्रदेश बहुत जल्दी उन्नत करेगा। बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास चीज़ें और आपको लगता है इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए छत्तीसगढ़ में? निश्चित ही देखिए, कौशल जो विकास है, हम कौशल से कुशल तक लेकर जाने वाले हैं अपने युवा साथियों को, युवतियों को, क्योंकि हमारे जो IIT कॉलेज हैं, हमारे ITI, हमारे पॉलीटेक्निक्स कॉलेजेस हैं, हमारे लाइवलीहुड कॉलेजेस हैं, जिसमें हम पूरे कौशल देने का काम युवाओं को करेंगे। और मैंने शुरू में ही कहा कि फैक्ट्रीज और बच्चों के बीच में ये गवर्नमेंट ब्रिज बनेगी और ब्रिज बन के जो रिक्वायरमेंट कंपनीज को है, जो फैक्ट्रीज को जो रिक्वायरमेंट है, वो थ्रेड्स हम जनरेट करेंगे, उसकी ट्रेनिंग हम बच्चों को देंगे, उससे हम बच्चों को कौशल करेंगे और उसकी जॉब उसमें लग सके। इसका पूरा भरपूर प्रयास हमारी गवर्नमेंट करने वाली है। कोई खास सेक्टर्स आपने कहीं ना कहीं चूज कर रखे होंगे, जैसे आपने अभी एक विकास बता दिया, 2-4 चीज़ें आपने बताई, लेकिन आप चाहते हैं कि क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ और मैंने इतनी एजुकेशन कहीं ना कहीं देखी भी है, प्राप्त की है, मैं बेशक मेरा जो है कार्यभार एक धर्म गुरु के तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फ्यूचर में अगर आप इसको स्वीकारते हैं ना, अगर अपना भविष्य बनाने के लिए, तो आप इस मार्ग पर ज़रूर निकल जाइए। देखिए, हमारे बच्चे जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, बहुत ही प्रतिभावान बच्चे हैं, बस एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है और जब वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उनके आइडियाज़ ज़मीन पे आएंगे और जब ज़मीन पे आएंगे तो वो निश्चित ही उन्नति विकास करेंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि उनको एक प्लेटफॉर्म देना, वो प्लेटफॉर्म हम आई हब के माध्यम से देंगे। हम एक नया रायपुर में एक अच्छा AI का भी कहीं ना कहीं स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से वो अपनी जो सोच है, जो विचार है, उसको वहाँ पे वो कहीं ना कहीं लाएंगे और उसके माध्यम से वो खुद भी उन्नति विकास करेंगे, वो खुद आत्मनिर्भर होंगे, हमारा प्रदेश, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और उन्नति विकास होगा। तो ये सारे काम हम अभी आने वाले समय में करने वाले हैं और जितने भी हमारे शिक्षा के जो केंद्र हैं, जो हमारे पॉलीटेक्निक हो, चाहे ITI हो, चाहे हमारे CSPTU जो हमारा एकमात्र यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट का, जिसके माध्यम से हमारा इंजीनियरिंग फील्ड जो जनरेट होता है, तो उसमें भी जो शिक्षा का स्तर है उसको अच्छा से अच्छा करने का काम करेंगे और वहाँ पे जो बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, उस ट्रेनिंग को हम प्रयास आने वाले समय में करने वाले हैं। ये हमारी सोच है एक कि इसको हम कहीं ना कहीं इसको अलाउ करने वाले हैं कि हमारे जो कंपनीज़ हैं, जिनको जो रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उन बच्चों को हम ट्रेनिंग उनको मिल सके। कंपनी से हम MOUs करेंगे ताकि वो यहाँ पे उनको ये ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग करने के बाद उनसे हम प्रयास करेंगे कि MOUs हो जाए कि इतने बच्चे आपको प्लेसमेंट यहाँ से करना ही है ताकि हमारे बच्चे उस कंपनी में जा सके। तो ये लगातार प्रयास हम करने वाले हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ विभिन्न जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनके माध्यम से हम कौशल विकास के लिए काम करेंगे। कौशल विकास का कहीं ना कहीं हम स्थापना करेंगे, जिसके माध्यम से उनके माध्यम से हम अपने बच्चों को और कौशल दे सकें और डायरेक्ट उनके फैक्ट्रीज में उनकी नौकरी लग सके, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। और आपको मालूम ही है कि जैसे अभी जापान गए थे तो वहाँ मैन पावर की कितनी कमी है, तो मैन पावर की आवश्यकता है। तो हमारे बच्चे जो हैं, जो टैलेंटेड हैं, उनको हम कहीं ना कहीं कौशल करने का काम करेंगे, उनको कुशल करने का काम करेंगे, उनको लैंग्वेजेस भी सिखाएंगे और लैंग्वेजेस सिखाने के बाद उनको विदेशों में भी उनको नौकरी मिल सके, इसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि आप लगातार जोर दे रहे हैं कि AI कहीं ना कहीं और तरीके से अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि AI आने से बेरोजगारी भी आगे बढ़ सकती? देखिए, AI तकनीक तो हम सबको उपयोग करना ही चाहिए, क्योंकि किस प्रकार से देश और दुनिया तीव्र गति से उन्नति विकास करे और आधुनिक युग तरीके से विकास करे, तो उससे हमको सबको जुड़ना चाहिए और उस तकनीक को अपनाना भी चाहिए। और निश्चित ही जो आप बात कर रही हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमने कहा कि हम फैक्ट्रीज़ भी ऐसे लोग फैक्ट्रीज़ को यहाँ इन्वाइट करेंगे और ऐसे फैक्ट्रीज यहाँ पे जनरेट भी हो रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसके माध्यम से हमारे जो युवा साथी हैं उन लोग को लगातार जॉब मिलेगा। तो हम जॉब में कहीं कमी नहीं करेंगे, उनको नौकरी मिल सके इसके लिए भरपूर प्रयास रहेगा। और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सरकार है, वो युवाओं पे विशेष फोकस रखी रही है। आप देख रहे हैं, नई उद्योग नीति के माध्यम से करोड़ों रुपए यहाँ छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट हुए भी हैं, बहुत सारे कुछ भूमि पूजन भी हो गए। तो आने वाले समय बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए आने वाले हैं, जिसके माध्यम से उनके भविष्य सुरक्षित होने वाले हैं। धर्मगुरु विधायक भी आप बन गए हैं, उसके बाद अगर देखा जाए मंत्री जी भी बन गए हैं, तो अब आप चूंकि बैचलर हैं और पूरे आपके समाज के लोग भी चाहते हैं, अब मंत्री बनने के बाद पूरा राज्य भी कहीं ना कहीं चाहता है कि अब आप पति देव भी बन जाए। देखिए,
अब ये तो बाबा जी का, हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का आशीर्वाद है और हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। उनके मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं, तो जैसा उनका मार्गदर्शन होगा, जैसा आशीर्वाद होगा, वैसा आगे निर्णय होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल 2025 में हमें कुछ सुनने को मिल सकता है? अब वो सब कुछ हम अपने पिताजी और बाबा जी के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ खुशवंत साहिब जी, जिन्होंने बता दिया है कि भाई किस तरीके से हमें कौशल से कुशल की ओर बढ़ना है। हमें तमाम जो हमारे युवा हैं उनको साथ लेकर चलना है। इसी के साथ विभागीय समीक्षा भी आगे करेंगे और अगर आपको ज़रा सी भी मदद की ज़रूरत है तो ये तत्पर आपके लिए खड़े हुए हैं। ये तो क्या, इनकी पूरी पार्टी आपके लिए खड़ी हुई है। बस आपको ज़रूरत तो है सिर्फ इनसे एक बार मिलने की, या फिर अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट देना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनका साथ आपके साथ है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का विकास करना भी है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।